वेव साउंड एंड SHM उसी का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो वेव की स्पीड को अफेक्ट करते हैं? तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, सो वी सिंपली कॉल इट ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड मीडियम। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है। और एज टाइम ऑफ एग्जाम इज अप्रोचिंग, एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, तो आप लोग धीरे धीरे अपनी मेहनत भी बढ़ा रहे हो। यू आर प्रॉपरली गोइंग एज पर स्ट्रेटजी और चीज़ों की इफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, टाइम वेस्ट कम कर रहे हो, बिकॉज यू नो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल एंड बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। सो आई होप कि मेहनत के साथ साथ जो लगातार हमारे सेशंस आ रहे हैं हमारे लेक्चर पर, उन पर आप मेहनत तो कर ही रहे हो और उनके साथ साथ आप टाइम वेस्ट भी कम कर रहे हो, प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा है। ठीक है, तो आज जो हमें पता है कि हमारा एक चैप्टर चल रहा था वेव साउंड एंड SHM, उसी का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ आज मैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कुछ टॉपिक्स बताए थे जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो डेफिनेटली वही टॉपिक्स हैं। ठीक है, और वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, लेट अस सी। वो टॉपिक्स हैं आज हमारे क्या कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेव स्पीड। लास्ट टाइम मैंने आपको वेव स्पीड बताई थी। ठीक है, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो वेव की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है। हालांकि नाम कुछ कुछ सुना सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे वेव फ्रंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसके क्या क्या यूजेस हम देखते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डेली लाइफ में देखने को मिलता है, बट हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, बट कोई नहीं, आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली यू वुड बी ऑब्जर्विंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्वाइट वेल। और फिजिक्स के स्टूडेंट्स की खासियत भी ये होती है कि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, उनको पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ लग रही है। ठीक है, और जो वो थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ते हैं उनके एप्लीकेशंस भी देखते रहते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स या NSE, स्पेशली वो बच्चे, NSE GS तो है ही है, NSE GS के अलावा NSEP के बच्चे जो NSEP लिखना चाहते हैं, ठीक है, और चाहे दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन में तो बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन मानता हूँ ऑब्जर्वेशन का। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है ना, तो आप कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करके फटाफट रियल वर्ल्ड में रिलेट कर लेते हो, और उससे आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और उसकी रिटेंशन और उसकी एप्लीकेबिलिटी तीनों ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम SHM पढ़ाएंगे, रिकैप देंगे। मतलब कि SHM देखा जाए तो मैं सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप अबाउट दैट। और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स जो कि SHM का ही हिस्सा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी करवा चुका हूं, इस टाइम भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा। और आप चाहो तो चाहे SHM हो और इस चैप्टर से हो, या हमारे लास्ट में भी मैंने लेक्चर में होमवर्क दिया था वहाँ से भी आप आराम से जाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एज मैंने कई बार कह चुका हूँ और इस लेक्चर में फिर से कह रहा हूँ कि अगर हमने आपको एक टॉपिक समझा दिया है, यू आर फ्री टू पिक क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, बट मेक श्योर कि वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेवेंट हो। ठीक है, सिलेबस से रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो अब बहुत ही तगड़ा या बहुत ही बेसिक लेके आगे, नहीं, हमें क्वेश्चंस की रेंज भी उसी हिसाब से रखती है ताकि हमारे सिलेबस में आए और हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये दूसरा लेक्चर। और ये लेक्चर कहता है, जैसा कि पहला टॉपिक मैंने आपको ही बताया था, फर्स्ट टॉपिक वुड बी द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड। अच्छा, कोई वेव है, ठीक है, कोई वेव है, मीडियम में कोई वेव जा रही है तो उसकी स्पीड होगी, और स्पीड कितनी होगी हमने पढ़ा है, स्पीड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट दी स्पीड। अब ध्यान से सुनो, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि द स्पीड ऑफ वेव इज डिपेंडेंट ऑन 4 फैक्टर्स। पहला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मीडियम और टेम्परेचर। ठीक है, कैसे? देखो,
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में करती है, तो ये तो हमने फॉर्मूले में देख लिया। बट व्हाट अबाउट द मीडियम? मीडियम का अपना नेचर होता है ना, मीडियम की अपनी इलास्टिसिटी होती है, रिजिडिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसको वापस उसी एवरेज पोजीशन पे पार्टिकल आने की कैपेसिटी है ना, और अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो मीडियम की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट जो हम यहाँ देखने वाले हैं कि भाई 4 चीजें होती हैं जो कि वेव की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, मतलब वे स्पीड ऑफ अ वेव इज डिपेंडेंट ऑन दीज 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज मीडियम या नेचर ऑफ मीडियम, एंड फोर्थ वन इज द टेम्परेचर। तो हम बात करने वाले हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक के बाद एक की। तो करते हैं हम स्टार्ट बिना किसी डिले के। तो स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अच्छा बच्चे, आप कहेंगे सर ये ट्रांसवर्स वेव, कोई नहीं, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं। इन दैट क्विक रिकैप फिर हम समझ के फिर वापस आएंगे इस पे। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि मैं इसको ऊपर कर देता हूं, हियर इट गोस। हाँ जी, तो जो हमारी वेव थी वो हमने कितने टाइप की देखी थी? एक हमने लॉन्गिट्यूडनल देखी थी, लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरी ट्रांसवर्स देखी थी। अब लॉन्गिट्यूडिनल में हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसका साउंड। लेकिन जब हमने ट्रांसवर्स वेव की बात की थी तो हमने ट्रांसवर्स वेव में देखा था कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि एक रोप का मैंने एग्जांपल दिया था, आपने अपने फ्रेंड ने एक रोप पकड़ा हुआ है, तो देखा जाए वेव इधर ट्रेवल करिए, डिस्टर्बेंस इधर ट्रेवल कर, ठीक है, एनर्जी इधर ट्रेवल करिए, लेकिन पार्टिकल ऊपर नहीं। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, सो वी सिंपली कॉल इट ट्रांसवर्स वेव। तो अब हम करते हैं बात कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसवर्स वेव है और वो स्ट्रेच स्ट्रिंग में है, किसमें? स्ट्रेच। अब एक चीज ध्यान से देखना है यहां पर कि अगर कोई स्ट्रिंग है और वो स्ट्रेच नहीं है, बॉल ढीली पोली पड़ी हुई है आराम से, उसमें एनर्जी इतने अच्छे से ट्रांसफर नहीं होगी। बट अगर आपने स्ट्रेच कर दिया तो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे एंड पे फटाफट दिखाई देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। गिटार है, गिटार की एक स्ट्रिंग होती है, आप गिटार की स्ट्रिंग को बिल्कुल ढीला कर दो, टन, आवाज ही नहीं आई, और आई तो आवाज में मजा नहीं आया। लेकिन गिटार की स्ट्रिंग आपने टाइट करी, हल्का सा प्लग करते ही दूसरे एंड पे आपको दिखाई देता है। इसका मतलब टेंशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और गिटार की स्ट्रिंग कैसी होती है? ट्रांसवर्स स्ट्रिंग होती है। एग्जाम्पल है ना, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, तो कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है उसमें, ठीक है। अब देखो, तो उसमें एक स्ट्रिंग में जो कि है जो ट्रांसवर्स वेव को कैरी कर रही है, उसमें जो उसकी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दी क्या? टेंशन इन स्ट्रिंग और म्यू। अब ध्यान से देखो म्यू क्या है। एक चीज बेटा, जो टी है उसकी टेंशन है, ठीक है, मतलब कितने लोड से उसको खींचा जा रहा है। म्यू क्या है? म्यू है मास ग्रेडियंट, मास ग्रेडियंट या मास पर यूनिट लेंथ। भाई टोटल मास इतना है, इतनी लेंथ है, मास को मैंने लेंथ से डिवाइड कर दिया तो मेरा म्यू आ गया। सो आई कैन राइट म्यू इक्वल्स टू m बाय l, ठीक है। और इसके बाकी फॉर्मूले क्या है? दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होल अंडर द रूट टेंशन अपॉन, अब यह पाई आर स्क्वायर रो। अब यहां पर जो रो है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है। और ये दिस, तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये लगा देना, ठीक है, और नहीं तो अगर ये वाला दिया हुआ है तो आप ये भी लगा सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और उसमें वेव जा रही है, कौन सी?
ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल मैंने आपको सिंपल गिटार का दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 15 kg, ठीक है। मास ऑफ स्ट्रिंग इज 3 × 10⁻² kg एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर। भाई साहब अब देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब टेंशन क्या होगी, अगर कोई स्ट्रिंग है यहां पर, ये कोई है और यहां पर मास लटका हुआ है, सो टेंशन क्या होगी, टेंशन होगी इसकी mg, सिंपल। तो टेंशन क्या होगी, मास क्या है 15 kg × 9.8, ये इसकी टेंशन आ जाएगी, सो मैनी न्यूटन। अब क्या था, अब हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास स्ट्रिंग का इतना है और लेंथ इतनी है, सो म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ। मास क्या है 3 × 10⁻² kg और लेंथ है 2 मीटर, मतलब 1.5 × 10⁻² kg/मीटर। अब मेरे पास उसकी स्पीड चाहिए, तो स्पीड इज गिवन बाय अंडर द रूट टेंशन अपॉन, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। फटाफट ले लो, टेंशन क्या है 15 × 9.8 अपॉन 1.5 × 10⁻², ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व करो, इसको फटाफट सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो आपका चला जाएगा 10 टाइम्स, ये आपका 10 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या होगा, अगर ये 10 टाइम्स क्या, तो ये 9.8 और ये √98, तो √98 का हो जाएगा ये 980 एंड 9800, तो ये 98.99 के समथिंग मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ की। देखें व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट स्लाइड होल्ड्स फॉर अस, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड मीडियम। हाँ जी, कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है हमारे पास, उस ब्लॉक के अंदर अब ट्रांसफर जानी है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हाँ जी, एक मीडियम है, उसके अंदर ट्रांसवर्स मतलब उसके पार्टिकल जो है दिस वे मूव करेंगे, ठीक है, इधर जानी है वेव। तो इसकी जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी या स्पीड इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब बात होती है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, हाँ जी, ये तो बड़ा सही है। अब मॉड्यूलस ऑफ जो रिजिडिटी है दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों ने पहले से सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रखी हैं, ठीक है, उनको ये चीज पहले से आती होगी, अगर नहीं आती है तो डोंट वरी, आपको वैसे देखा जाए तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ना, तो जो आपकी मॉड्यूलस रिजिडिटी है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन होगी, वहां से आपको पता लग जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। और जिन बच्चों ने अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, तो डोंट वरी, जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, हालांकि हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है, बट जब हमारा खत्म हो जाएगा आराम से, तब आपको समझा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऐसा है, उससे आप बेटर वे में रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर बेसिकली हमारे जो क्वेश्चंस किसके आते हैं, वेव से या उसके इफेक्ट से कि कैसे कैसे होती हैं, बट जो उसमें भी जनरली हमारा जो एम्फेसिस रहता है कि वेव की स्पीड कैसे चेंज होती है, वो हमारा एम्फेसिस जनरली टेम्परेचर से रहता है, ठीक है, टेम्परेचर से और टेंशन से। पर कोई नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला समझो। और अगर आपको और भी ज़्यादा समझना है तो पीडब्ल्यू के चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से हमारा सारा समझ सकते हो कि मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये सारे समझ सकते हो, ठीक है। पर ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद ही करवा दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। बढ़ो आगे,
स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड मीडियम। अब तक हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्स वेव की, अब हमें जरूरत पड़ गई भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव की। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है हमारी, उसी सेम डायरेक्शन में भाई पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, मतलब दोनों के पैरेलल है। लेकिन कम टू द पॉइंट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है तो उसमें उसकी स्पीड गिवन बाय, स्पीड इज गिवन बाय यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू क्या? लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, एक हमने स्ट्रेच ये ली, इसमें हमने कोई टेंशन डेवलप की, स्ट्रेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, टेंशन डेवलप की। जब हमने टेंशन डेवलप की तो कोई स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, स्ट्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा क्योंकि स्ट्रेस इसको रोकना चाहता है। ठीक है, और ओरिजिनल जो लेंथ एल है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, कुछ डेल्टा एल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नई लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। तो लीनियर स्ट्रेस क्या होगा, टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। इनका जो रेशियो होगा वो आपको यंग्स मॉड्यूलस दे देगा। ठीक है, कोई नहीं, अगर समझ में आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया, टेंशन मत लो। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके ही हमें पता लग गया कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे एम्फेसाइज करना है, इस पे एम्फेसाइज नहीं करना। तो जितने भी हमारे लेक्चर हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, किसी के भी हों, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो हमें अगर बीच में ऐसी कोई टर्म दिखाई देती है, जिस बीच वाली टर्म में हमें कोई पार्टिकुलर टॉपिक, कोई पार्टिकुलर टर्म समझ नहीं आया था, लेकिन हमें समझना है, भले ही हमारे सिलेबस में हो या ना हो, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसी टर्म जो हमें समझ नहीं आई विल सिंपली लुक फॉर दोस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जब लास्ट हमारा लेक्चर होगा ना, तो मैं लास्ट में आपसे पूछ भी लूंगा कि बेटा जल्दी बताओ कि क्या क्या ऐसी चीजें जो इसके अलावा भी आप जानना चाहते हो। सो वी विल प्रोसीड अहेड विद दैट, पर फर्स्ट, so calculate the speed of the longitudinal wave in steel. Young's modulus for steel is 3 into 10 power 10 Newton per meter square and its density is 1.2 into 10 power 3 kg per meter cube. अब हमें पता है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्टील है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा दिस सिंपल यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी होल अंडर दी रूट। बस आपका आ गया यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यंग्स मॉडुलस क्या है भाई, 3 into 10 power 10। ठीक है, और डेंसिटी क्या है, 1.2 into 10 power 3। तो ये क्या आ गया, 3 upon 1.2, 2.4, 2.5 टाइम्स इंटू 10 पावर 7, मतलब कि 25 इंटू 10 पावर 6 अंडर द रूट। तो आ गया आपका 25 का 5, हाँ जी, 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमेशा एक चीज मैं याद रखना, कोई भी मॉड्यूलस दिया हो उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। तो आप समझ जाना कि भाई ये मॉड्यूलस दिया है और हमें ये निकालना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट अस मूव अहेड विद दैट। हाँ जी, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड मीडियम, एक्सटेंडेड सॉलिड, काफी लंबा चौड़ा सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर कितने लोगों ने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा हुआ है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई मटेरियल है हमारे पास, उस मटेरियल पर लगा प्रेशर, उस मटेरियल पर लगा प्रेशर, उस मटेरियल पर हमने लगाया प्रेशर। ठीक है,
जब प्रेशर लगा तो इसका कोई वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया होगा। ठीक है, ठीक। मान लो जो वॉल्यूम चेंज हो गया डेल्टा वी, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम वी था और ये अंदर का वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी बचा और वॉल्यूम चेंज हो गया, चेंज इन वॉल्यूम है हमारा डेल्टा वी। अब जो बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस P is given by pressure upon delta B upon original volume। ठीक है, दिस इज बल्क मॉड्यूलस। तो उस पर, उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर, कुछ चेंज इन वॉल्यूम या कुछ हमारा, और इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी ये नहीं है कि हमारा बल्क मॉड्यूलस जो है वो ये हमारी जो इक्वेशन ऑफ वो है स्पीड है वो तभी काम करेगी जब मटेरियल अंडर प्रेशर होगा। नहीं, हर मटेरियल की, कोई भी आप मटेरियल लो उस पर प्रेशर लगाओगे तो कुछ चेंज इन वॉल्यूम होगा ना। तो हर मटेरियल का अपना यंग्स मॉड्यूलस होता है। आप टेंशन लगाने पे लेंथ कितनी चेंज होती है उसका अपना यंग्स मॉड्यूलस होता है। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन कितना होता है उसका अपना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है। प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूम चेंज होता है वहाँ पर हमारा बल्क मॉड्यूलस। तो हर मटेरियल का अपना यंग मॉड्यूलस, अपना बल्क मॉड्यूलस, अपना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो जिस मीडियम में हम जानना चाह रहे हैं कि इस मीडियम में हमारी वेव की स्पीड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब फॉर एग्जांपल साउंड की स्पीड, क्योंकि साउंड इटसेल्फ इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वहां पर क्या होगा, तो हमें मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या तो दी गई होगी या बाकी सारी चीजें दी गई होंगी और हमें उसका ये इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। तो हमेशा आप देखोगे तो कोई भी फॉर्मूला जहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें दी गई होती हैं, एक मिसिंग होती है, वो निकालनी होती है। या थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो वो जो मिसिंग चीज़ है वो निकाल के दूसरे फॉर्मूले में पुट कर दो, वैसे आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बल्क मॉड्यूलस समझाया। तो अब अगर हमारे पास सॉलिड मीडियम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जानी है तो यहाँ पर फॉर्मूला इज गिवन बाय V अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस प्लस 4/3 मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जो मैंने पिछले बताया वही मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है अपॉन डेंसिटी। दिस फॉर्मूला विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड मीडियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड मीडियम। मान लो आवाज जा रही है पानी में, जैसे मान लो आपके पास है जल, आपके पास है जल, बहुत सारा जल, ठीक है। जल में आप हो नादान बालक, जल में आपने लगाया स्पीकर। आजकल फोन भी ऐसे आ रहे हैं ना कि पानी में डाल दो तो उनको वो खराब नहीं होते, कुछ टाइम लिमिट होती है भाई, आधे घंटे तक फोन पानी में रह सकता है। तो आप चाहो तो उनको क्या हो सकते हो, बजा सकते हो। अब मुझे नहीं पता वो बजाने पे खराब होते नहीं होते, क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया और लूंगा भी नहीं आगे, चाहे वो कितना भी बोल लें कि नहीं करना, ना भाई महंगा फोन है, मुझे रिस्क नहीं लेना, ठीक है। बट मान लो हाइपोथेटिकली कि पानी है और उसके अंदर आपने बजा दिया स्पीकर, अब पानी के अंदर जा रही है साउंड, ठीक है। तो अगर नॉर्मल स्विमिंग पूल है तो बात अलग है, वरना लेट द फिशेस एंजॉय द म्यूजिक, ठीक है। बट मेरा बड़ा मन है, जैसे लोग जो है समंदर में जाते हैं कि यार मछली आ गई, शार्क आ गई, मन है मेरा अगर कभी मौका मिला तो विद इन परमिसिबल लिमिट मैं समंदर की मछलियों को म्यूजिक जरूर सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी जो साउंड है वो हम कैप्चर कर सकते हैं, हमारी साउंड तुम नहीं सुन पा रहे ना, तो हमने दुनिया जान की जितने भी साउंड कैप्चर करके अच्छा म्यूजिक समंदर के अंदर बजा के देखो, फिर देखो यार वहाँ की जीवों पे, जैसे डॉल्फिन जैसी इंटेलिजेंट मछलियाँ हैं, उन पर हमारे म्यूजिक का क्या असर पड़ता है। ये अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, और ये अच्छा प्रोजेक्ट अभी मुझे रिकॉर्ड करते करते याद आया, पर पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है कि शायद वो परेशान हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एक टेस्ट तो करा ही जा सकता है, ठीक है। क्या कहते हो,
ऐसा क्या लगता है? अच्छा एक बात बताओ, चलो ये हम फिजिक्स तो हमारा लेक्चर तो चल ही रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर हम म्यूजिक सुनाएं तो अच्छा म्यूजिक सुनाए, लाइक क्लासिकल म्यूजिक भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, जो वट एवर म्यूजिक यू लाइक, अगर हम म्यूजिक सुनाए तो आपको क्या लगता है कि वहां की जो मछलियां हैं, स्पेशली डॉल्फिन बिकॉज इट इज इंटेलिजेंट, तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि उस म्यूजिक का मछलियों पर क्या फर्क पड़ेगा? विल द डॉल्फिन स्टार्ट टू डांस? लेट्स सी, बताओ फटाफट क्या सोचते हो? हालांकि एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, बट लेट मी नो, ठीक है? तो अब हम जल में या किसी लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो वहां हमारी जो वेलोसिटी है या स्पीड है, स्पीड दैट विल बी गिवन बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑन होल अंडर द रूट। यहां से हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस, अब हमने ट्रांसवर्स वेव में देखी थी, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास, हमने सॉलिड में देख लिया, हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड में देख लिया। नाउ इट इज आवर चांस आवर टर्न टू सी कि एग्जैक्टली गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है। तो देखो देखो, जो हमारा लिक्विड का फॉर्मूला है, वहां जो बल्क मॉड्यूलस है, उस बल्क मॉड्यूलस को प्रेशर से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस बल्क मॉड्यूलस बाय प्रेशर, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग बी इनिशियल प्रेशर पी ऑफ द गैस मींस B इक्वल्स टू P। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गैस में प्रेशर होगा V इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, हमारे पास गैस के अंदर स्पीड आ जाएगी, ठीक है? हाँ जी। अब साउंड की स्पीड की बात करें तो क्या साउंड, बिल्कुल साउंड की स्पीड की यही बात हो रही है, ठीक है? तो साउंड की स्पीड जनरली हम 340 टू 350 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है? 340 टू 350 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें पता है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारी वेव है किस पे डिपेंड करती है, वेव लेंथ पे भी है, फ्रीक्वेंसी पे भी है, मीडियम भी है, टेम्परेचर भी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो धीरे धीरे हम देखने वाले हैं, पर किसी एक फैक्टर पे बोले कि नहीं ये फैक्टर हो जाएगा तो ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारे हमें फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, बट जब हम किसी एक फैक्टर के चेंज होने की बात करते हैं ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, अदरवाइज हमें नहीं पता ना। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो आपने कोई सब्जी बनाई और सब्जी में आपने मसाला तेज कर दिया, या कोई पार्टिकुलर मसाला, जैसे मान लो आपने इलायची है, इलायची थोड़ी सी ज्यादा डाली और सब्जी बन गई टेस्टी, तो आप क्या बोलोगे कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी बट मैंने इलायची ज्यादा डाल दी तो मेरी सब्जी टेस्टी बन गई। तो आप कहोगे कि भाई इलायची के बढ़ाने से सब्जी टेस्टी बन जाती है, क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें रखी हैं कांस्टेंट। एक दूसरी सिचुएशन में आपने ये भी चेंज कर दिया, वो भी चेंज कर दिया, वो भी चेंज कर दिया, वो भी चेंज कर दिया, तो जो सब्जी अच्छी बनी हमें क्या पता किसकी वजह से अच्छी बनी है। तो ऐसे ही फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स भी होता है, जब बहुत सारे वेरिएबल एक साथ प्ले कर रहे होते हैं, जब बहुत सारे वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को सही नहीं माना जाता, प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स में से बाकी सबको कांस्टेंट रख के एक को चेंज करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर उसको कांस्टेंट करके दूसरे को चेंज करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देते हैं। ऐसे कर करके हम एक्सपेरिमेंटली किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और अगर बहुत सारे पैरामीटर एक ही उसमें चेंज हो गए तो हमें नहीं पता ना कि किसका इफेक्ट ज्यादा था, किसका इफेक्ट कम था। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। चलो साउंड के किस्म, अब देखो वेरियस क्वांटिटीज अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। हम जी, अब हम क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है वेव साउंड और एसएचएम, तो अब हमने जितनी भी वेव्स की स्पीड पढ़ी थी अलग अलग मीडियम में, ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन इन सब को पढ़ने के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य साउंड भी है। तो हमने उनमें से साउंड वाले को निकाल लिया कि नहीं देखो साउंड वाले अलग आ जाओ, अब हम साउंड को पढ़ेंगे। तो देखा जाए क्या है, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, अब इस साउंड क्या है, साउंड हमारी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, भाई साहब प्रेशर का साउंड की स्पीड इन गैस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आप प्रेशर कम करो ज्यादा करो, साउंड की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि एक रूम है, एक रूम है, ठीक है। रूम में अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो स्पीड बढ़ जाएगी नहीं, उसकी साउंड की स्पीड सेम रहेगी। बट प्रेशर कम, आप जीरो नहीं कर सकते प्रेशर, वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब हो गया कि आपने मीडियम ही हटा दिया। भाई कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो जब आपने मीडियम हटा दिया, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो साउंड ट्रेवल कैसे करेगा? जब साउंड ट्रेवल नहीं करेगा तो हमको साउंड सुनाई ही कैसे देगी, ठीक है। तो हम यहां मान रहे हैं कि दिस इज डन इन द एब्सेंस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम नहीं है, यहां पर वैक्यूम नहीं है, ठीक है। सो जब वैक्यूम नहीं होगी तब क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। हम ये मान के चल रहे हैं, अज्यूमिंग देयर इज नो वैक्यूम, ठीक है। अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई साहब टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का भले ही ना पड़े, टेम्परेचर का पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स का क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल इधर से एनर्जी डिस्टर्बेंस दूसरी जगह और तेजी से ले जाने लगे, और तेजी से लेने का मतलब मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ गई, और इस चक्कर में हमारी क्या हुई? स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो अब जरा यहां से देखो, तो हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर को मैं 4 टाइम्स कर दूं तो स्पीड डबल हो गई, मतलब उसका अंडर दी रूट। टेम्परेचर को 9 टाइम्स कर दूं, स्पीड 3 टाइम्स हो गई। तो हमने देखा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है, या ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर की पावर हाफ, ठीक है। तो अब यहां हुआ, तो हम कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन अंडर रूट T2, ठीक है। तो साउंड की स्पीड इन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर की पावर हाफ, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर, यहां पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं भाई साहब केल्विन में, किसमें टेम्परेचर ले रहे हैं? केल्विन में। अगर मैं टेम्परेचर यहां सेल्सियस में ले लूं तो भाई कोई ना कोई तो वैल्यू ऐड +273 प्लस माइनस तो करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर उसके लिए, तब जाके हमारा फॉर्मूला ये आ जाता है कि हमारी साउंड की ओरिजिनल स्पीड ये थी, ठीक है ना, और हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी जो नई स्पीड थी ये आ गई, ठीक है। सो दिस इज दी फॉर्मूला, ठीक है। आप वैसे मेरी मानो ना, बहुत सिंपल, मैं अपने आपको पर्सनली मतलब वो बता रहा हूं, आपके लिए ना केल्विन वाला बहुत सिंपल रहेगा। केल्विन वाला आपका बहुत सिंपल है, क्योंकि आप इसमें देखो ना, आपके पास ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम सही है, खुद देख लो। तो केल्विन वाला प्रेफर करना, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चों तो आप डिग्री सेल्सियस वाला भी कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट प्रेफर कि हमें क्या करना पड़े, हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े पक्का? लेट अस मूव अहेड। हाँ तो बच्चों करते हैं आगे स्टार्ट। वेव फ्रंट, हाँ जी, इससे कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? वेव फ्रंट, अगर बहुत ही साधारण भाषा में कहूँ, टूटा फूटा ट्रांसलेशन करूँ अगर, कि हाँ वेव का फ्रंट ऐसा कुछ आ रहा है। ओके चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। एंड द डेफिनेशन गोज एज the imaginary surface drawn at any instant in a medium such that the phases of oscillations of all the particles are the same is called the wave front। कोई नहीं समझ आया, मुझे पता है समझ नहीं आया, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, कोई नहीं, ठीक है। The locus of all the points of the medium oscillating in the same phase is called the wave front। ये भी समझ नहीं आया, वेरी गुड,
है ना। कई बच्चों को ईमानदार से बताऊं तो लोकस भी समझ नहीं आया। ये लोकस क्या होता है? पता है, दुख समझता हूं मैं तुम्हारा। सुनो जरा, लोकस का मतलब होता है पाथ। ये मैथमेटिक्स में टर्म यूज होती है। लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है, पर कोई नहीं। अब आओ पहली वाली डेफिनेशन पे। पहली डेफिनेशन सेज द इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट इन अ मीडियम सच दैट द फेजेस ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर इन द सेम। सो हम कह सकते हैं कि वो वेव फ्रंट है। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक मीडियम अज्यूम करता हूं, एक मीडियम अज्यूम करता हूं। देखो जरा, ये है हमारा मीडियम, ठीक है। यहां पर मैंने बनाई एक वेव जा रही है, एक वेव जा रही है, एक वेव जा रही है, एक वेव जा रही है। अब ध्यान से सुनो, जब ये वेव जाएगी तो ये पार्टिकल ऐसे होंगे, फिर यहां पर ये वाला हिस्सा यहां जाएगा, ये वाला ऊपर चला के ये वाला हिस्सा यहां जाएगा। सो इट्स विल गो लाइक दिस, ठीक है। ये वेव ऐसे जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। ये पार्टिकल अपनी जगह ऊपर जाएगा, फिर जब ये यहां आना होगा तो पार्टिकल नीचे आ जाएगा, जब ये यहां जाना होगा तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके ये पार्टिकल नीचे ऊपर होता रहेगा, ये भी नीचे ऊपर होता रहेगा, और सीक्वेंस एक ऐसा बनता रहेगा, सिंपल। अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उनका हम सबको एक पॉइंट बनाना है, एक पाथ बनाना है ना, एक कलेक्शन बनाना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना। इस पॉइंट पर देखो बेटा, देखो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर सारे के सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, इस पॉइंट पर सारे के सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में, यहां पे सबसे नीचे। इस पॉइंट पर सारे के सारे पार्टिकल्स एकदम जो मीन पोजीशन होनी चाहिए वहां पे। तो अगर मैं क्या करता हूं, चाहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल का एक कलेक्शन करूं, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल का एक कलेक्शन करूं, या अपने मीन पोजीशन पे एक पार्टिकल का, तो यहां पर भी ये पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो एक मैं क्या करूंगा, एक ऐसा जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ के एक सरफेस बना लेता हूं, एक सरफेस बना लेता हूं। तो ये जो वेव आ रही है जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उनको मैंने बोला पॉज, उन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका सबका एक प्लेन बन जाएगा ना, प्लेन बन जाएगा। उस प्लेन पर सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे। रिज्यूम, वेव आगे बढ़ गई, वेव आगे बढ़ गई। जब वो पार्टिकल्स यहां आए नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैंने कहा पॉज, अब वो उनका बन गए, सिंपल। जब वो मीन पोजीशन पे आए फिर मैंने कहा पॉज। तो हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल हमारे सेम फेज में हैं उन सबका कलेक्शन लेके एक सरफेस बनाते हैं, वो इमेजिनरी सरफेस होता है हमारा वेव फ्रंट। और वो इमेजिनरी सरफेस क्या होता है, वेव फ्रंट। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि हमारी जो वेव जा रही है, वेव जा रही है, उस वेव के परपेंडिकुलर, उस वेव के परपेंडिकुलर जितने पार्टिकल्स हैं, उस वेव के परपेंडिकुलर एक सरफेस जहां पर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे एक वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे हम उसको,
वेव फ्रंट. So at this wavefront, all particles plus y max. सॉरी, अगेन भाई ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो अपनी. तो y डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. यहां पर क्या है, y मिनिमम है. ठीक है, यहां पर क्या है, ऑल पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन. ठीक है, तो जब हम किसी वेव जा रही है, उस वेव में किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे हम जितने भी पार्टिकल हैं वो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको पॉज करके जब वो एक सरफेस इमेजिनरी बनाते हैं, देन वी से कि दिस इज द वेव फ्रंट. ठीक है, अब देखो इन द आइसोट्रोपिक मीडियम. भाई साहब ये आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है सर, ये फटाफट बता दो. आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, उस मीडियम को बोलते हैं आइसोट्रोपिक. जिसकी प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ना हो, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम. सो इन द आइसोट्रोपिक मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बोल दो, इलास्टिसिटी बोल दो. ठीक है, in an isotropic medium the wave front of a wave is always perpendicular to the direction of the propagation of wave. अगर इधर हमारी वेव जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ठीक है, सो hence the line drawn perpendicular to the wave front represent the direction of the propagation of the wave. so जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी पर वो होगी हमारे वेव की डायरेक्शन. अब ध्यान से सुनो, आपको ये पूरी डिस्प्ले दिखाई दे रही है बेटा. एक तीर लेता हूं मैं, तीर, बहुत सारे तीर है. ठीक है, फ्लाइंग एरोज आ रहे हैं, फ्लाइंग एरोज आ रहे हैं बहुत सारे, जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखे थे, वो फ्लाइंग एरोज आ रहे हैं और वो टीवी के परपेंडिकुलर अंदर जा रहे हैं. फ्लाइंग एरोस बहुत सारे आ रहे हैं और टीवी के परपेंडिकुलर अंदर जा रहे हैं. तो जो टीवी का इस डिवाइस का जो सरफेस है वो एरोस के परपेंडिकुलर होगा ना. तो उन सारे वेव्स का वो सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे. तो जो कॉमन है, दिस इज द वेव फ्रंट टू ऑल दोस एरोस. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं? एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है कि एक पैरेलल बीम आ रही है. ठीक है, पैरेलल बीम आ रही है और बीम के परपेंडिकुलर करोगे, एक बीम जा रही है, परपेंडिकुलर करोगे तो जो आपका वेव फ्रंट आएगा वो प्लेन आएगा. अगला है स्फेरिकल. एक बल्ब लो, अब बल्ब तो चारों दिशाओं में फेंकता है ना लाइट, तो उसका जो यहां पे भी है इतनी दूरी पे, मान लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली मैं पोजीशन चुन रहा हूं, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम, तो उन सबको जोड़ूंगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा ना. और अगर मान लो मेरी ट्यूबलाइट, आपने ट्यूबलाइट देखी, एक रॉड की तरह होती है, एक रॉड, एक आयरन रॉड की तरह ट्यूबलाइट होती है. कई लोग ट्यूबलाइट को घरों में रॉड भी बोलते हैं. तो उससे जो लाइट निकलेगी वो चारों तरफ निकलेगी, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा. जरा देखो ध्यान से, plane wave front. If the waves are propagating in the medium only in one direction, the particles of the medium in the wavefront drawn at any instant oscillate in the same phase. ठीक है, अगर मान लो यहां पर मैक्सिमम प्लस डिस्प्लेसमेंट है और अगले ही सेकंड सबका जैसे ही वेव आगे बढ़ेगी सबका आ जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर ये सारे के सारे एक साथ ही मीन पोजीशन पे आ जाएंगे. तो इस वेव फ्रंट पे एक साथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर एक साथ मीन पोजीशन, फिर एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर मीन पोजीशन, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस विल कैरी ऑन. सिंपल. अब आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक समुंदर के अंदर वेव चल रही है, उसमें एक इमेजिनरी विंडो सोचो
कि काल्पनिक विंडो है, काल्पनिक खिड़की, इमेजिनरी विंडो है, उस विंडो की तरफ वेव जा रही होगी ना, तो सारे के सारे पार्टिकल उसके ऊपर उठ रहे होंगे, सारे के सारे मीन पोजीशन सारे के सारे एक साथ जा रहे होंगे दिस वे। ठीक है, अब सो इन दिस स्टेट द वेव फ्रंट इज प्लेन एंड द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सही। तो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की। मान लो हमारे पास है कोई पॉइंट सोर्स, कौन सा है, पॉइंट सोर्स। ठीक है, अब इस पॉइंट सोर्स है, अब हमारा कोई मीडियम है, इस पॉइंट सोर्स के अराउंड कोई ही है हमारा मीडियम। तो जब पॉइंट सोर्स के अराउंड ये मीडियम है तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशन सेम कहां जाएंगे, चारों तरफ जाएंगे, लाइक दिस जाएंगे। तो होगा क्या, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, अगर सेम फेज के पार्टिकल्स का हम मिलके कलेक्शन बनाएंगे, एक सरफेस बनाएंगे, दैट विल बी स्फेरिकल। ठीक है, सो दिस इज व्हेन अ वेव इज emitted by a point source, the particles vibrating in same phase make a spherical surface. Hence, wave front is spherical. सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो एक पॉइंट है, ये जाएगा। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं इस बोतल को ही उठा लेता हूं कि मान लो इसके यहां पर कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, या ये कोई पूरा मीडियम है, इसके बीच में से हम कहीं सेंटर से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि जहां से ये वाइब यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी, चारों तरफ जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मीन पोजीशन के मेरे को पार्टिकल चाहिए, तो यहां पे कोई मीन पोजीशन पे होगा ना, वो वेव यहां भी गई है तो यहां मीन पोजीशन पे होगा, वो यहां गई है तो यहां भी मीन पोजीशन पे, यहां भी मीन पोजीशन, तो सारे मीन पोजीशन के कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, है ना। और अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, पॉज अनपॉज करिए, स्टैचू खत्म, चलो मूव करो, मूव करते ही अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम वो जो मीन पोजीशन पे थे वो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएंगे, फिर मैक्सिमम नेगेटिव पे पहुंच जाएंगे, एंड दिस विल कैरी ऑन। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं एक सोर्स से, एक पॉइंट सोर्स से जिसमें चारों तरफ से निकल रहा है, डिस्टर्बेंस चारों तरफ जा रहा है, उस केस में क्या होगा कि अगर मैं सेम फेज के पार्टिकल्स को मिलाकर एक कम इमेजिनरी कंबाइंड सरफेस बनाऊं तो दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप, एंड दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगला सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, ट्यूब का एग्जांपल दिया था आपको। घर में जो रॉड आती है, ट्यूब होती है, अगर आप उसको खड़ी करो, वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। जैसे मान लो ये ट्यूब है, जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा, मैं इसको दूसरा कलर, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो सारे क्या होंगे, वाइब्रेटिंग एट सेम फेज। तो किसी एक डिस्टेंस पे लोगे आप, किसी एक डिस्टेंस पे रेडियस करके इमेजिनरी सिलेंडर बनाओगे ना, वो उसका वेव फ्रंट बन जाएगा, और उस वेव फ्रंट पे सारे पार्टिकल्स हमारे सेम फेज में होंगे। ठीक है, अब इसका होता है सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्लिट का मतलब ये हो गया कि आप एक पेपर लो और पेपर को हल्का सा ब्लेड से काटो, सिर्फ पतला, और दूसरी तरफ एक ब्राइट सोर्स रखो। आप देखोगे उस पतली जो स्लिट कटी है ना, जो पतली दरार कटी है, उसमें से लाइट जा रही है, और वो आप सिलेंड्रिकल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो ऑल द पार्टिकल्स ऑन अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वाइब्रेट इन सेम फेज। तो जो हमारा जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे कैसा भी मीडियम, अगर वो पार्टिकल्स हैं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं उनको एक कलेक्शन दूं जो वाइब्रेटिंग इन सेम फेज है, तो हमारा एक सरफेस बनता है, वो हम उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। वो प्लेन सरफेस भी हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है, या स्फेरिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी हो सकता है, या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है। लेट अस मूव अहेड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
हाँ जी, ये क्या होता है? दो वेव्स का मिलना। जरा पहले डेफिनेशन पढ़ो फिर हम आगे बात करते हैं। इफ टू और मोर वेव्स कैन ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ वन अनदर। एक मीडियम है, उस मीडियम में इधर से वेव जा रही है, उधर से वेव जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी आ रही है, तो क्या करते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लो अब एयर है, अब एयर में एक एफएम रेडियो की वेव्स आ रही हैं, दूसरे एफएम रेडियो की तीसरे की आ रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक एफएम का गाना दूसरे एफएम में जाके चल रहा है क्योंकि वो एयर सेम थी। इट डजंट हैपन दैट वे, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम at any instant is equal to the vector sum of displacement produced by two waves separately. This principle is called the principle of superposition. ठीक है, मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में एक वो बताई थी कि मान लो ये हमारी वेव जा रही है, यहां पर किसी डिस्टेंस x पर, ये y वैल्यू है, किसी x डिस्टेंस पर t टाइम पर इस y की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू a नॉट, और a नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। a नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या होगा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फेज, अगर कोई है तो इनिशियल फेज इफ एनी। इस केस में तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी फेज नहीं है। अच्छा, ये है, तो एक वेव आई, तो हमारा मटेरियल था, हमारे मटेरियल में एक वेव आई ऐसी, इधर चली गई, दूसरी वेव आई इधर चली गई, तो यहां का जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल क्या करेगा? इन दोनों का वेक्टर सम जो आएगा उतना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा वो उतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दो वेव बताता हूं, जो येलो वाली है उसको मान लेते हैं y1, ठीक है, a नॉट साइन ओमेगा 1t, एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूं ताकि उसको ओवरलैप ना, y1 इक्वल्स टू a नॉट या a1 एम्पलीट्यूड 1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस phi1। जो हमारी दूसरी वेव है y2, दैट विल बी a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2x प्लस phi2। इसकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स वेव्स क्या होती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स वेव्स का सुपरपोजिशन। मान लो, ठीक है, एक हमारी बहुत सिंपल वेव है, अब कॉम्प्लेक्स वेव ऐसी नहीं होगी, वो ऐसी होगी, ठीक है। एंड सो, तो ऐसी वेव क्या होता है कि ऐसी वेव हमें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती भाई। ये तो चलो ठीक है, ये हमारी सिंपल है, और ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स। ये हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती भाई, नॉट प्लीजेंट एट ऑल। आपने सुना होगा कि जो साउंड आती है, कई बार एफएम में होता है साउंड, बड़ा अच्छा से सॉन्ग आ रहा है और अचानक वो सॉन्ग आवाज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा, ऑटोमेटिकली चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो कॉम्प्लेक्स वेव क्रिएट होगी वहां पे, और उस केस में क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं,
यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, तो आवाज हल्की सी बड़ी फिर बहुत बढ़ गई, फिर बड़ी ज़्यादा बड़ी फिर कम हो गया, दिस कॉम्बिनेशन, तो वो हमें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेव जब मिलती हैं, एक कॉम्प्लेक्स वेव, दो कॉम्प्लेक्स वेव मिलेंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी ना, वो भी क्या होगी, वो भी हमारे लिए पीरियडिक नहीं होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स वेव is also not pleasant। ठीक है, चलो अगला, सेकंड, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मान लो एक मीडियम है, ठीक है, और उस मीडियम में से दो वेव जा रही हैं। ठीक है, तो दो वेव का क्या है सीन कि उनकी वेवलेंथ भी सेम है। ठीक है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीजें सेम है। अब वो जा रही हैं, ठीक, अब जरा लाइन पढ़ो, व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ सुपरइम्पोज इन अ मीडियम, दीज रिजल्ट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। For this to happen, the waves must move in the same direction, resources and sources should be coherent। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? वो सोर्स जिसकी प्रोड्यूस करी हुई रे सिमिलर होती है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें सेम करते हैं, उन सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कि भाई इस सोर्स द्वारा निकली हुई वेव भी वैसी है जैसी किसी दूसरे वेव ने निकाली है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। तो ये दो सोर्स आपस में कैसे हो गए? कोहेरेंट सोर्स हो गए। ठीक है, ठीक है। अब मान लो एक मीडियम है, एक वेव जा रही है, दूसरी वेव भी जा रही है, तो दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर बड़ा एम्पलीट्यूड बना लेंगी, ये और ये मिलकर यहाँ बड़ा एम्पलीट्यूड बना लेंगी, ये और ये मिलकर बड़ा एम्पलीट्यूड बना लेंगी। तो जहाँ पर हाई एनर्जी रीजन है, वहाँ पे फर्दर हाई एनर्जी रीजन हो जाएगा। जहाँ पे लो एनर्जी रीजन है, जहाँ लो एनर्जी, वहाँ फर्दर लो एनर्जी रीजन हो जाएगा। अगर मान लो ये अपोजिट फेज में है, ठीक है, सेम फेज में गई कि भाई हाई की जगह हाई, हाई लो की जगह लो, और ये अपोजिट गई, जहाँ हाई था वहाँ लो हो गया, जहाँ लो था वहाँ यहाँ हो गया, हाई हो गया, तो आपस में कंबाइन करके क्या करेंगी? एक डिस्ट्रक्ट, मतलब यहाँ पे हमें वेव फील ही नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वेव्स इंटरफेयर। ठीक है, आप जब 12th में आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना बेटा, 12th में जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब आप देखोगे एग्जैक्टली क्या होता है। तब हम जो हमने इक्वेशन बताई थी ना आपको यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, इनका प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अब वेव ऑप्टिक्स आएगी ना, इनको और क्या कहते हैं, जब वेव्स पढ़ोगे तब 12th में, तो नहीं, वेव्स 11th में है और वेव ऑप्टिक्स 12th में। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीज़ आ जाएंगी समझ। पर ठीक है, इतना डीप नहीं जाना, क्योंकि हमें बस वही करना है जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, और उनमें से भी वो टॉपिक जिसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक, आगे बीट्स क्या होते हैं? हाँ जी, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द गिवन पॉइंट ड्यू टू देयर सुपरइम्पोजिंग इंटेंसिटी ऑल्टरनेटली इंक्रीज एंड डिक्रीजेस। हाँ जी, कभी आपने जब एफएम रेडियो में दो सेम रेडियो को आमने सामने रख के बजाया? मैं क्या करता था, जब हम छोटे थे ना, तो वो एक रेडियो आते थे, बड़े वाले रेडियो आते थे, उसमें ऐसे करके स्टेशन एडजस्ट करना पड़ता था। तो हम दो रेडियो को आमने सामने रख के बजाते थे, देखें किसका रेडियो जीतता है। ये हम करते थे उस टाइम पे, ये फिनोमिना में देखने आता था। तो जो उसकी जो इंटेंसिटी थी ना, लाउडनेस थी, वो कम ज़्यादा होती रहती है, दिस वे, है ना। तो आपकी ला 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 दिस वे इट यूज्ड टू हैपन। ठीक है, अब नाउ दिस पीरियडिक वैक्सिंग एंड वेनिंग। ठीक है, वैक्सिंग का मतलब ऊपर बढ़ना, वेनिंग का मतलब कम होना। ठीक है, वैक्सिंग एंड वेनिंग मतलब उसका कम और कम
और ज्यादा होना, ठीक है, ऑफ साउंड एट अ गिवन पोजिशन इज कॉल्ड बीट्स. The frequency will be equal to the difference in frequencies of the interfering wave. That is, if interfering waves have frequencies f1 f2, then beat frequency will be f minus. देखो इधर से एक वेव आई फ्रिक्वेंसी f1, इधर से एक वेव आई फ्रिक्वेंसी f2. तो जो बीट की फ्रीक्वेंसी होगी ना वो कितनी होगी, f1 माइनस f2, जो उनका डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, दिस इज इट. स्टेशनरी वेव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. तब तक मैं पानी पी लेता हूं, मुझे पानी की बड़ी तेजी याद आ गई, तो तब तक आप स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन पढ़ो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं. हाँ, when two waves having the same frequency and amplitude traveling in the same path in opposite direction, same path in opposite direction, superpose, ठीक है, the resultant wave formed only expands and shrinks but do not proceed in any direction. These waves are called stationary or standing waves. देखो एक वेव आई ऐसे, दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन से आई ऐसे. जब ये मिलेंगी तो क्या होगा, ना तो एनर्जी इधर जाएगी ना एनर्जी इधर जाएगी. ठीक है, तो पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे होते रहेंगे, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, लेकिन एनर्जी किसी का इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. ठीक है, तो जहां पर जिस जगह हमारे वेरिएशंस हो रहे हैं वो उसको एंटीनोड बोलते हैं, और जो जहां पर मीन पोजीशन पे है उसको बोलते हैं नोड. ठीक है, इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर द इंटरफेयरिंग वेव. जब दोनों का सब सेम ही है तो रिजल्टेंट की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो दोनों में से किसी एक की होगी. क्वाइट सिंपल तरीका. नाउ अब बात करते हैं हम SHM की. हमने SHM ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो बस एक क्विक रिकैप देके आगे बढ़ते हैं, देन वी विल प्रोसीड अहेड. देखो हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये होता है कि एक कोई पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से अलग हो गया. जैसे यहां कोई पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से इधर चला गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब उसको वापस लाने वाला फोर्स एक्ट करेगा. अगर वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर चला गया तो वापस लाने वाला फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट करेगा. सिंपल से लॉजिक है. बट यहां पर एक पॉइंट है, वो कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा है. सिंपल. अगर वो मीन पोजीशन से थोड़ा सा दूर है तो वीक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, अपना मीन पोजीशन से ज्यादा दूर है तो स्ट्रॉन्गर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. तो यहां पर कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ये कहना चाह रहा है वो. सो वी कैन से दैट एफ, एक मिनट कलर चेंज कर लो, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या एफ इक्वल्स टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. मैं करूं तब जाके फिर आपको माइनस के एक्स वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना हमारा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा. ठीक है, अगर मैं इसको हटा के कोई कांस्टेंट लगाऊं तो के एक्स हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है. डिस्प्लेसमेंट इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसीलिए माइनस के एक्स. अब समझ में आया कि पहले मैं क्यों हटा के ये कर रहा था. एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाता है. अब डेफिनेशन पढ़ो.
क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM is identified as the motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position. अगला, the restoring force or torque acting on the body is oscillatory motion is directly proportional to the displacement of the body particle. हाँ जी, जैसे मैं आपको चीज बताता हूं, एक तो एक यहां देखो बेटा, ये हमारी स्प्रिंग है, यहां कोई मास m रखा हुआ है। अगर हमारा मास बढ़कर यहां पहुंच गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना। अगर हमारा मास इधर होकर यहां आ गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक चीज और है यहां पर, ये स्मूथ सरफेस है, एक चीज और है यहां पर, रोटेशंस में भी होता है। जैसे मान लो एक व्हील है, व्हील ऐसे रोटेट करता है, फिर ऐसे रोटेट करता है, सिंपल ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो जब ये व्हील ऐसे रोटेट करना चाहेगा, जब ये व्हील ऐसे रोटेट करना चाहेगा तो क्या होगा? वापस इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। जब ये व्हील ऐसे जाना चाहेगा तो ये यहाँ पे टॉर्क वापस लाने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से। तो चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, जब रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाला, रिस्टोरिंग फोर्स अपने मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं SHM। ठीक है, यहां तक। तो यहां पर जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, या टॉर्क इक्वल्स टू माइनस के थीटा। ठीक है, के यहां पर अलग। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, पीरियडिक मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करती है तो हम उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। ठीक है, और ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो जरूरी नहीं है कि पीरियडिक और ऑस्किलेटरी सेम ही हो। ठीक है, जैसे मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जब मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि भाई एक 28.3 या 30 डेज जो भी आप मान के चल रहे हो, उसके बाद अपना मोशन रिपीट करता है तो ये पीरियडिक है। पर क्या ऑस्किलेटरी नहीं, पर ऑस्किलेटरी क्या होगा? एक मीन पोजीशन है, उसके अराउंड टू एंड फ्रो मोशन, जैसे पॉइंट पेंडुलम का मोशन होता है, ऑस्किलेटरी मोशन होता है। सिंपल। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। सो टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। तो जरूरी नहीं है कि पीरियडिक हो तो ऑस्किलेटरी हो, ऑस्किलेटरी तो पीरियडिक हो। लेकिन अगर कोई मोशन पीरियडिक और ऑस्किलेटरी है तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो सिंपल टाइप का SHM है। ठीक। नाउ डैम्ड ऑस्किलेशंस क्या होते हैं? अगर मैं आपको वेव बनाऊं तो ये ऐसे डैम्ड ऑस्किलेशन हो गई। नहीं तो अगर मैं आपको पेंडुलम की स्टाइल में समझाऊं तो ये पेंडुलम गया, फिर मैक्सिमम पे पर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ऐसे गया, फिर लौट के ऐसे आया, फिर लौट के ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, आ गया। तो अगर मैं किसी धागे से कोई चीज़ लटका के और ऐसे घुमाऊं तो क्या होता है? तो धीरे धीरे घूमते 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 रस पर, तो उसके ऑस्किलेशंस क्या हो रहे हैं? डैम्प हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। और क्या है? ऑस्किलेशन तो डैम्प हो रहे हैं, और वो क्या है? धीरे धीरे एनर्जी लूज करती हुई अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है। तो चाहे बड़ा एम्पलीट्यूड है तब भी टू एंड फ्रो मोशन है, चाहे छोटा एम्पलीट्यूड है तब भी टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन तो है ही, मतलब ऑस्किलेशन तो है ही, लेकिन क्या हो रहा है? उस टू एंड फ्रो मोशन का मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड फॉल करता जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डैम्पिंग, मतलब किसी चीज का कम हो जाना। डैम्प मतलब कम होना। ठीक। अगला, कितने टाइप के SHM होते हैं? लीनियर SHM होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग और मास वाला सिस्टम बताया था, ये मास है, तो क्या होगा?
हमारे मास जब ये खींच के, अगर मैं ऐसे खींच के इसको रिलीज कर दूं तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इस हमारा मास यहाँ भी आ जाएगा और फिर हमारा जब इधर जाएगा तो हमारा मास यहाँ भी आ जाएगा। तो दिस विल हैपन। तो ये लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, जब कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहे, फिर इधर मूव करना चाहे, फिर इधर मूव करना चाहे, फिर इधर, ऐसे करके मूव कर रही है लाइक दिस। तो मीन पोजीशन से जितनी ज़्यादा मूव करती है रिस्टोरिंग फोर्स उतना लगता है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स इतना लगता है। दिस इज एंगुलर एंड दिस इज लीनियर। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ जी जरा पढ़ो जरा ध्यान से। हालांकि मैं ये बात सारी की सारी बात आपको सर्कुलर मोशन में समझा चुका हूँ, फिर भी रिकैप दे रहा हूँ कि चल ठीक है यार, अब बच्चा अब इतना है, बाई चांस कई बच्चे भूल जाते हैं। इधर देखो जरा, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? इट सेज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, it says the necessary and sufficient condition of SSM is F equals to minus kx। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। में होना चाहिए। ठीक है, चलो करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट सोचो, जो हमारी मीन पोजीशन है वहां से कितना गया है, तो पार्टिकल यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वी कॉल दैट एम्पलीट्यूड। हालांकि जब याद करो, जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन बताया था उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि दिस इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू डील विथ। तो आज हमने वो इक्वेशन देखी। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि भाई अगर ये मीन पोजीशन है तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल है, ये उसकी मीन पोजीशन है, वो पार्टिकल इधर गया, फिर वो पार्टिकल इधर गया, तो यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था 2 पाई बाय टी। टी यहां पे क्या है? टाइम पीरियड। जैसे एक पेंडुलम है तो वो जाकर वापस उतनी देर में आता है, ये इसका क्या है? टाइम पीरियड। मतलब उस पीरियड में, उस टाइम में जहां पर एक कंप्लीट ऑस्किलेशन कर लेता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या
ऐसे भी बोल सकते हो कि यूनिट टाइम में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इसको हम देखते हैं हर्ट्ज में। हालांकि मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इतनी बेसिक चीज, पर कोई नहीं, कर देता हूं। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय एन ऑस्किलेटिंग पार्टिकल to make one complete to and fro motion। ये किस में नापेंगे? ये हम नापेंगे सेकंड। अगला कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। हाँ जी, ये है हमारा सही पॉइंट। देखो, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, क्या थी वो? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं। x यहां पर डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, फोर्स यहां पर रीस्टोरिंग, F यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स है। F क्या है यहां पर? रीस्टोरिंग फोर्स है न्यूटन में। जो K है, दैट K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ले लूं तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब के क्या है? वो रीस्टोरिंग फोर्स है जो तब लगता है जब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। लगेगा तो हमेशा, हल्का करोगे तो लगेगा, और करोगे और करोगे और करोगे तो के की वैल्यू कब हो जाएगी? के की वैल्यू कब हो जाएगी? जब वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। और उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यू की बात कर रहे हैं। लगेगा तो हमेशा, ठीक है, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगेगा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारा K है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो जो K है, देश की यूनिट है न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर डिस्प्लेस करने में हमें कितना फोर्स चाहिए? ठीक है, 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? कितना फोर्स चाहिए? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। जो इसका जो टाइम पीरियड आता है, अगर मान लो मैं स्प्रिंग सिस्टम है, इसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट a है, तो इसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट m बाय के। जबकि अगर मैं पेंडुलम की बात करूं
तो मेरा टाइम पीरियड आता है 2π√L/g। पर यहाँ पेंडुलम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की। तो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 2π√m/k। ठीक है, m यहाँ पर है मास और k है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अगला सीरीज, अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करते हैं। किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो जो स्प्रिंग्स हैं हमारी, वो दो तरीके से कॉम्बाइन हो सकते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में, जैसा आपने उसमें देखा होगा, रेजिस्टेंसेस में देखा होगा। तो एक हमारी, ये मान लो एक हमारी स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। एक हमारी स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और यहां कोई मास m लगा हुआ है। ठीक, मैं इस m को इधर डिस्प्लेस करता हूं। m को मैंने यहां पर कितना कर दिया, मान लो Δx से डिस्प्लेस कर दिया, तो कुछ ये एक्सटेंड होगी, कुछ ये एक्सटेंड होगी, कुछ इसमें एक्सपेंशन आएगा, कुछ इसमें एक्सपेंशन आएगा, टोटल एक्सपेंशन हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर Δx इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ये हमारी एक्सटेंड कर गई x1 से और ये हमारी एक्सटेंड कर गई x2 से। तो कुछ इसमें एक्सपेंड होगा, कुछ इसमें एक्सपेंशन होगा, दोनों मिलकर इसका मिलकर टोटल एक्सपेंशन हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, x क्या होगा यहाँ पे? हमने पढ़ा है f इक्वल्स टू -kx। तो x की वैल्यू क्या होगी, f/-k, ये हो जाएगा। चलो, तो -f/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ठीक, x1 क्या हो जाएगा, -f/k1 प्लस -f/k2। किसी f फोर्स लगा के मैंने इसको खींच दिया। अब यहां पर एक चीज सुनो, ये k इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको लास्ट टाइम एक सुनाया था और वही एग्जांपल फिर दे रहा हूं। मान लो आप 2 रोटी खाते हो और आपका दोस्त 5 खाता है, तो दोनों को मिला के 7 रोटी हो गई। तो कोई तीसरा इंसान जो 7 अकेले खा जाता है, इसका मतलब तीसरे इंसान की भूख हम दोनों के भूख के इक्वल है, इक्विवेलेंट है, सिंपल। तो हम मान के चलते हैं कि भाई इनकी जगह कोई ऐसी तीसरी इमेजिनरी स्प्रिंग लगी हुई है जो इतने एक्सटेंशन पर इतना ही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है। तो आपको यहाँ पर F से F कटता हुआ दिख रहा है। जब आपको F से F कटता हुआ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस भी जाएगा। तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। सीरीज में हो गया। अब हम बात करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में जरा ध्यान से देख लो, ये लो पैरेलल में भी देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, ऐसे एक मास से अटैच कर दी, उसी से हमने दूसरी स्प्रिंग भी अटैच कर दी। ये लो दूसरी, इसका K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का क्या है, सेम है। अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करके यहां ले जाता हूं, इतना कोई मैंने डिस्प्लेस कर दिया, अब क्या हो जाएगा, कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, सो नेट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी समेशन ऑफ F will be summation of F1 plus F2। ये हो जाएगा, ये भी x से एक्सपेंड कर जाएगी और ये भी x से एक्सपेंड कर जाएगी, यही होगा।
तो इसका नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2। ठीक है, अब फटाफट देखो, F क्या, माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस के वन एक्स प्लस माइनस के टू एक्स। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव ही होते हैं, तो मतलब यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, तो के इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2। सीरीज में इनवर्स रिलेशन होता है, पैरेलल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, चलता ही है, जिंदगी है ये। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, और वो क्वेश्चन करने के बाद वी विल सी कि व्हाट नेक्स्ट स्लाइड्स होल्ड फॉर अस, एंड देन हम क्या करेंगे उसके बाद। चलो पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमें के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मान लो ये आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, कैसी हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। ठीक है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। अच्छा, एक काम करूं मैं, स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको। ये पैरेलल में है, पैरेलल में, तो के ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, के प्लस के 2k। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, के प्लस के 2k। अब ये तीनों आपस में सीरीज में, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये के स्प्रिंग क्या रेजिस्टेंस ही बन गया ये तो, ये के, दूसरी ये डी वाली के, और ये सी स्प्रिंग इसका भी के। अब जो इक्विवेलेंट है उसका कितना आया, उसका आया भाई 2k। तो ये तीनों आपस में किस में, यहां कोई मास लटका हुआ है, ये तीनों आपस में किस में, सीरीज में। तो आप क्या करोगे, 1 के इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका के, इसका के, इसका 2k, 1 के प्लस 1 के प्लस 1/2k। आप जरा सॉल्व कर लो, एलसीएम 2k आया, 2 प्लस 1, 1/k इक्विवेलेंट आया 5/2k। सो के इक्विवेलेंट आया 2k/5 आंसर। अब आपको करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका निकालना है आपको के इक्विवेलेंट। फाइंड दी के इक्विवेलेंट। फटाफट देखो, एक स्प्रिंग है, इसका के है, दूसरी स्प्रिंग है, इसका 3k है, ठीक है, और यहां पर एक मास m लटका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका भी के इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सेवन के, 3k, m मास लटका हुआ है। बेसिक्स पे फंडामेंटल पकड़ होगी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो मैं खुद ही करवा दूंगा, कॉम्प्लेक्स की टेंशन मत लो तुम। 10 न्यूटन पर मीटर, 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है,
8 न्यूटन पर मीटर, 8 न्यूटन पर मीटर, यहां कोई मास m लटका हुआ। अब बताओ तीनों केस में क्या होगा। यह है आपका होमवर्क, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तीनों केस में एक, यहां पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, यहां पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। सो दैट्स क्वाइट इजियर। अगली क्लास में हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम दोनों का दे चुके हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल को हम डिटेल में करेंगे क्योंकि अगली बार हम साउंड को डिस्कस करने वाले हैं और साउंड है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, श्रिलनेस, ये सारी चीजें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सो प्लीज पढ़ना है, पढ़ कर आना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय।